हेलो स्टूडेंट्स। फिजिक्स में हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक्स पर डिस्कस किया और जो रिमेनिंग टॉपिक्स उसमें बचे हुए हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इमेज फॉर्मेशन, इसके बाद का टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन। अब स्फेरिकल मिरर में ऑब्जेक्ट डिफरेंट पोजीशन पे रखा हुआ है, उसका इमेज कहाँ बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, उसका पोजीशन क्या होगा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप तभी समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए आपको इसके कुछ रूल्स को मानना पड़ेगा। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा, इसके रूल्स को जानें, किस तरह से हम उसके डायग्राम को, इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम को किस तरह से बनावें, आज हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस। ये है हमारा टॉपिक, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस इन स्फेरिकल मिरर्स। ये रूल्स क्या है? रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 में बोलता है, एक हम लोग स्फेरिकल मिरर बना लेते हैं। ये कॉन्केव मिरर है, इसका ये पार्ट सिल्वर्ड होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये स्फेरिकल मिरर है, हम लोग यहाँ पर कॉन्केव लेते हैं। ये उसका पोल होगा, ये एपर्चर है, यहाँ पर ये हम लोग उसका फोकस ले लेते हैं और सेम डिस्टेंस, ये जितना डिस्टेंस हम लोग पीएफ लिए हैं उतना ही एफसी ले लेंगे। और हम लोगों ने प्रूव किया है कि पीसी इक्वल टू एफ पी एफ, यानी आर इज इक्वल टू 2f। तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर ही लेंगे। अब इसमें रूल नंबर 1 कहता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल खींचा जाए, नंबर 1, ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस, ये फोकस से पास कर जाएगा। ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus after reflection it passes through focus। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बाद ये पॉइंट पर रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस होकर पास कर जाता है। ये था रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 में आ जाते हैं हम लोग। फिर एक स्फेरिकल मिरर ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये स्फेरिकल मिरर में कॉन्केव मिरर है हमारा, ये कॉन्केव मिरर ले लिए। ये दोनों मिरर के साथ संभव है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि हम कॉन्केव बनाते हैं या कॉन्वेक्स बनाते हैं। एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं, यहाँ पर ये पोल हो जाएगा, इसको हम फोकस ले लेते हैं और ये हमारा सी हो गया। ये जो रूल नंबर 1 है, इसी रूल को उल्टा कर दीजिए। उल्टा क्या कर देंगे? तो एक रे जो कि फोकस होकर पास करे, ये देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था तो फोकस होकर निकल गया। ठीक इसको उल्टा देते हैं, फोकस होकर पास करेगा अगर, तो जहां पर इंसिडेंस करेगा ये, वहां से रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल हो जाएगा। ये इसके पैरेलल हो गया। यहां पर ध्यान दीजिए, ये इन कर रहा है और यहां पर ये बाहर निकल रहा है। ये इधर से इन कर रहा है और ये यहां से बाहर निकल रहा है। तो बिल्कुल दोनों उल्टा है, इसलिए मैंने इसको 1 और 2 ऑर्डर थोड़ा चेंज करके अगल बगल ही रख दिया, जो कि याद करने में आसानी होगी। तो ये रूल क्या था? ए रे पासिंग थ्रू फोकस, a ray passing through focus after reflection it will
be parallel to principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे फोकस होकर पास करे और मिरर पर इंसिडेंस करे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस होकर अगर जाए तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। नंबर 1 और नंबर 2 बिल्कुल उल्टा है। इसको बढ़िया से याद कर लीजिए, एक को याद कीजिए, दूसरा साफ हो गया। ठीक है, इसको डिलीट करने के बाद तीसरा। रूल नंबर 3 में हम लोग आते हैं। ये कहता है एक फिर मिरर बना लेते हैं। ये कॉन्केव मिरर है। यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग ले लेते हैं। ये कॉन्केव मिरर है, आउटर एज इसका सिल्वर्ड होगा। यहाँ पर ये पोल हो जाएगा। ये फोकस मान लेते हैं और इक्वल डिस्टेंस पर हम लोग सी ले लेते हैं। ये रूल बोलता है ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पास कर रहा है। ए रे पासिंग थ्रू center of curvature will return back by the same path after reflection। क्या कहने का मतलब है, एक रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ मिरर पर इंसिडेंस करे, ये इसी रास्ते से बैक हो जाएगा। यानी ये इसका जाना हुआ और ये इस रिटर्न होना हो गया। इस बात से एक बात ध्यान में रखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हम लोग सीखते हैं, वो ये होता है, ये स्टार मैंने इसलिए बनाया कि इसको आप नोट रखिएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर पर जो लाइन खींचा जाएगा यानी रे आएगा, वो उस पर परपेंडिकुलर होता है। ये मैंने पिछले टॉपिक में इस बात का जिक्र किया था। और चूंकि ये परपेंडिकुलर है इसलिए ये उसी रास्ते से वापस आ जाता है। ये रूल नंबर 3 था। 4 नंबर में फिर एक कॉन्केव मिरर हम लोग बना लेते हैं। ये कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्केव मिरर है। यहां पर इसका पोल मान लेते हैं, ये फोकस और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये रूल नंबर 4 क्या बोलता है कि पॉइंट P पर पोल पर एक रे जितना एंगल से इंसिडेंस करेगा और वो एंगल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ये इंसिडेंट रे है। और अगर ये एंगल थीटा हो, मान लेते हैं थीटा 40 हो सकता है, 60 हो सकता है, 20 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ए रे ऑफ लाइट incident at point P at any angle with the principal axis. A ray of light incidents at pole with any angle with the principal axis with the principal axis के साथ जितना एंगल पर वो इंसिडेंस करेगा will reflect back by the same angle, जितना एंगल से वो इंसिडेंस करा
यहाँ पर थीटा डिग्री से कड़ा है इंसिडेंस, तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा थीटा से ही, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको हम बोल सकते हैं, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल के रूप में एक्ट कर रहा है। जैसा अभी पिछले टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पोल तक मिलाया जाता है वो उस पर परपेंडिकुलर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पोल को ज्वाइन करेंगे वो उस पर परपेंडिकुलर होता है मिरर पर। तो ये नॉर्मल बन गया, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को आई एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए ये दोनों इक्वल होता है। ये 4 रूल्स आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। अगर इसको आप याद रखते हैं तो अगला टॉपिक में हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आज इतना सा ही। ठीक से बोलिए जय हिंद।